हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कॉटन प्लांट को कैसे क्लाइमेट में ग्रो करना चाहिए, उसे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो उसे कॉटन नीड्स अ वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट। कॉटन को गर्म और ड्राई क्लाइमेट चाहिए। उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए कि 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में कॉटन प्लांट को जो इतना टेम्परेचर मिलता है तो वो उसके लिए अच्छा होता है। और सनशाइन में उसे धूप की रोशनी भी चाहिए, क्योंकि कॉटन को जो है अच्छा भरपूर धूप मिलना चाहिए। रेनफॉल इट डज़ नॉट रिक्वायर, वो ज़्यादा उसे रेनफॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट डज़ नॉट रिक्वायर मच वाटर, जस्ट लाइट रेन इन द इनिशियल पीरियड। मतलब शुरुआत में बस उसे हल्की हल्की बारिश मिले, जो लाइट इरिगेशन हम लोग ने पढ़ा था, इसीलिए कॉटन प्लांट को ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं है। अब इसे एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, इसे कैसे निकाला जाता है कॉटन प्लांट से। तो पहला प्रोसेस होता है पिकिंग। फार्मर्स प्लग द राइप कॉटन बॉल्स फ्रॉम द कॉटन। फार्मर्स क्या करते हैं कि पके हुए कॉटन बॉल्स को प्लांट से तोड़ते हैं। पिकिंग मतलब वही तोड़ना होता है, और इसका काम हाथों से ही होता है या मशीन से भी होता है कि पके हुए कॉटन बॉल्स को प्लांट से तोड़ना, ये हाथ से और मशीन से होता है। गिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि कॉटन बॉल्स में क्या होता है कि सीड्स और फाइबर दोनों मिला हुआ रहता है, एक दूसरे से अटैच होता है। तो इसे गिनिंग प्रोसेस में कॉटन के बॉल से सीड्स को अलग किया जाता है। तो गिनिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। फाइबर से सीड को सेपरेट किया जाता है कॉम्ब करके, उसके कंघी की मदद से। उस फाइबर्स में जितने भी सीड्स अटैच हैं, उस कंघी की मदद से उस सारे सीड्स को हटा दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। ये प्रोसेस जो है ट्रेडिशनली किया जाता है हाथों से, बट दीज डेज लेकिन आजकल इसे मशीन के ज़रिए किया जा रहा है गिनिंग का प्रोसेस। स्पिनिंग क्या प्रोसेस है कि कॉटन फाइबर्स को ये काता जाता है, स्पन किया जाता है, कताई की जाती है और उसे यार्न में धागे में कर दिया जाता है। यार्न मतलब कि कॉटन फाइबर जो होता है, तो फाइबर तो पतले पतले धागे होते हैं, उसे ट्विस्ट कर करके एक मोटा थ्रेड टाइप का बनाया जाता है, उसे यार्न कहते हैं, मोटा धागा। तो ये हो गया। इसके बाद वीविंग एंड नीटिंग। वीविंग और नीटिंग मतलब इसे बुनाई की जाती है। क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम दिस थ्रेड्स। फिर इसी थ्रेड से कॉटन क्लॉथ्स को बुनाई करके बनाया जाता है। अब इस कौन कौन से स्टेट में कॉटन प्लांट को ग्रो किया जाता है, तो इंडिया में 9 ऐसे मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वो नॉर्थन जोन में है, और सेंट्रल जोन में हो गया आपका गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी, और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु साउथर्न जोन। और कॉटन जो है उड़ीसा में भी ग्रो किया जाता है। तो ये सारे स्टेट्स में कॉटन प्लांट को ग्रो किया जाता है। यहाँ तक हमारा पूरा डिस्कशन था कि कॉटन प्लांट को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कॉटन प्लांट को कैसा क्लाइमेट चाहिए, और कॉटन प्लांट को पेस्ट से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, और बहुत सारे प्रोसेस हम लोग ने पढ़े। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जूट, जिसे हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। तो जूट को कैसी मिट्टी चाहिए। जूट ग्रो बेस्ट इन एलुवियल सॉइल। जूट अच्छे से ग्रो करता है एलुवियल सॉइल में, और एलुवियल सॉइल जो है वो रिवर बैंक सॉइल से, रिवर के किनारों से निकाला जाता है, नदी किनारे से मिट्टी से लिया जाता है। दिस सॉइल शुड रिमेन मॉइस्ट। ये जो मिट्टी है इसे नमी रहना चाहिए इस मिट्टी को, ताकि ये अच्छे से इसमें जूट ग्रो कर सके। इस मिट्टी को नमी रहना है। क्लाइमेट इसमें कैसा होना चाहिए। जूट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। इसका टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और रेनफॉल में इसे कम से कम 150 से 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल मिलना चाहिए। इंडिया में ये कहाँ कहाँ ज़्यादा ग्रो करते हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम और उड़ीसा में ये ज़्यादा इसे ग्रो किया जाता है जूट प्लांट को। अब इसकी खेती का क्या प्रोसेस है, कल्टीवेशन प्रोसेस ऑफ जूट। इसे पहले बोआ जाता है। सीड्स आर ग्रोन एट द बिगनिंग ऑफ रेन। मार्च और मई के बीच में, बरसाती के शुरुआत में इसे ग्रो किया जाता है। और द प्लांट ग्रो, ये इसका प्लांट जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, और ये ग्रो करते करते 10 से 12 फीट तक लंबा हो जाता है। दे आर अलाउड टू ग्रो फॉर 4 to 5 मंथ। ये 4 से 5 महीना लेता है ग्रो करने के लिए। इसका कटाई कब किया जाता है, हार्वेस्टिंग प्रोसेस। व्हेन द प्लांट रीच, जब प्लांट 8 से 12 फीट तक पहुंच जाता है, लंबा हो जाता है, तो फ्लावरिंग स्टेज आने से पहले इसे काट दिया जाता है जूट प्लांट को। तो जूट प्लांट का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है जूट फाइबर का, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेटिंग प्रोसेस। तो इसका फाइबर कैसे निकाला जाता है। द कट प्लांट्स आर टाइड एंड इमर्स्ड इन वाटर। कटे हुए प्लांट को बांध कर उसे पानी में डुबो दिया जाता है, मतलब रिवर में या तो पॉन्ड में, नदी या तालाब में 2 से 3 हफ्ते के लिए उसे डाल दिया जाता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द वाटर रॉट द गम एंड सॉफ्ट टिश्यू फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। उस पानी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया और फंगी,
वो क्या करते हैं कि उसको, उस प्लांट को सड़ा देते हैं। वो जो जूट प्लांट को पानी में जो डुबो के रखा गया था, वो उस पानी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उस प्लांट को सड़ा देते हैं। उस प्लांट के स्टेम में जो सॉफ्ट टिश्यू और गम है उसको सड़ा देते हैं। प्लांट का जो सॉफ्ट टिश्यू है, उस प्लांट के स्टेम का सॉफ्ट टिश्यू और गम जो है, तो ये इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया कि द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम कंटेन्स स्ट्रॉन्ग जॉइंटेड जूट फाइबर्स मेड अप ऑफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेल्स। जूट फाइबर्स का जो स्टेम है उसके अंदर जॉइंटेड किया हुआ रहता है जूट फाइबर्स, स्ट्रॉन्ग जूट फाइबर्स जॉइंट किया हुआ रहता है, जो कि लॉन्ग होता है और उसका सेल्स जो होता है वो मजबूत होता है। मतलब स्टेम्स के अंदर जूट के फाइबर्स होते हैं, वो भी लंबे लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग उसके सेल्स होते हैं। बट दीज फाइबर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय गम। और लेकिन ये जो फाइबर है स्टेम्स के अंदर, जो ये जूट फाइबर रहते हैं, ये एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं गम के ज़रिए। मतलब गम मतलब कि पेक्टिन, हेमीसेलुलोज और लिग्निन, ये सब के ज़रिए वो फाइबर्स एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। और सॉफ्ट टिश्यू के भी ज़रिए, सॉफ्ट टिश्यू मतलब पल्प। तो वहीं पे मैंने यहाँ बताया कि इसीलिए जो वो प्लांट के स्टेम में जो सॉफ्ट टिश्यू और गम है, तो ये इसी चीज़ को सड़ा देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उस प्लांट को पानी में डुबो के रखा है। तो देन द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द बार्क बाय हैंड। तो इससे क्या होता है कि जब वो सड़ जाता है तो उस फाइबर्स को, वो जो बीच में जो फाइबर्स था ये दोनों से चिपका हुआ, तो जब ये ही दोनों सड़ जाएगा तो वो फाइबर्स को आसानी से निकाला जा सकता है हाथों से। उसको निकाल के फिर उसे धो करके उस फाइबर्स को सुखा करके धूप में उसको फिर प्रिपेयर किया जाता है जूट फाइबर में। और जूट फाइबर से तो बहुत सारी चीज़ बनती है। थ्रेड बन गया, बोरी बनाया जाता है, रोप्स, मैट्स। तो इसी तरह से जूट फाइबर को कैसे उस प्लांट स्टेम से निकाला जाता है, तो ये उसका प्रोसेस था। अब यहाँ देखते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कैसे करते हैं। तो जब व्हेन स्टेम्स आर पुट इन वाटर, जैसे ही उस स्टेम को जो पानी में डाला गया था, जूट के स्टेम को, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि वो खाने लगता है वो सॉफ्ट टिश्यू और गम को, विच होल्ड द फाइबर्स टुगेदर। जो फाइबर्स को जो पकड़े हुआ है जम के, वो सॉफ्ट टिश्यू और गम, उसको खाने लगता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसी तरह से क्या करता है कि वो पानी में रह करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको सड़ा देता है। दैट इज़ दे रॉट द अनवांटेड मटेरियल। इसीलिए वो अनवांटेड मटेरियल को सड़ा देता है, बट डू नॉट ईट द फाइबर सेल। वो लेकिन वो फाइबर सेल को नहीं खाता है, वो अनवांटेड मटेरियल को ख़राब कर देता है। इसीलिए क्योंकि फाइबर जो है वो टफ और रेसिस्टेंट होते हैं, इसीलिए फाइबर सेल्स आसानी से नहीं सड़ते हैं और आसानी से उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा नहीं सकता है। तो सेपरेशन कैसे हुआ फाइबर्स का, जब गम और सॉफ्ट टिश्यू को हटा दिया जाता है तो फाइबर से ईजिली निकाल दिया जाता है, स्टेम से ईजिली फाइबर निकल जाता है बाहर। तो ये फाइबर को ये जो फाइबर है ये नेचुरली एकदम स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए इसे जूट फाइबर्स कहा जाता है। इसीलिए क्योंकि जूट फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो फाइबर से यार्न बना, यार्न से फैब्रिक बना। तो फाइबर एक रेशा पतला धागा होता है और यार्न जो होता है वो धागा और सूत होता है, मतलब कि रेशे से मिला हुआ ट्विस्ट करके एक मजबूत धागे को यार्न कहते हैं। और फिर उसी यार्न से मिला के क्या बनाया जाता है, फैब्रिक, कपड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि फाइबर, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि फाइबर क्या है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि फाइबर आर वेरी थिन थ्रेड लाइक फिलामेंट्स। फाइबर जो है बहुत पतला, एकदम फिलामेंट के जैसा होता है, थ्रेड की तरह। दे कैन बी आइदर नेचुरल, ये नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल में हो गया कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, और सिंथेटिक में नायलॉन और पॉलिस्टर। फाइबर आर वेरी स्मॉल एंड वीक। फाइबर होते हैं कि बहुत पतले होते हैं और छोटे और बहुत कमज़ोर होते हैं। दे कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, इससे डायरेक्टली क्लॉथ नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए इसको ट्विस्ट कर करके एक यार्न में बनाया जाता है, इसे कन्वर्ट किया जाता है यार्न में। विन फाइबर आर ट्विस्टेड, जब सारे फाइबर्स को मिला के एक साथ ट्विस्ट किया जाता है, स्पिनिंग प्रोसेस किया जाता है, तो एक लंबा स्ट्रॉन्ग थ्रेड उसको बनाया जाता है, उसी को यार्न कहते हैं। जैसे कि कॉटन फाइबर्स को स्पन करके स्पिनिंग व्हील या चरखा में बार बार उसे जो स्पन किया जाता है कॉटन फाइबर को, तो उसे थ्रेड में बनाया जाता है। तो वही थ्रेड जो बनता है वो बहुत सारे फाइबर से मिलके बनता है, उसी को यार्न कहते हैं। तो ये फाइबर क्या होता है, यार्न क्या होता है, अब फैब्रिक समझेंगे कि फैब्रिक क्या है। तो उसी यार्न से जो कपड़े बने वही फैब्रिक है। व्हेन यार्न्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय वीविंग, जब उसी यार्न को एक साथ ज्वाइन करके, बुनाई करके और निटिंग करके जो फैब्रिक बनता है, तो वही कहलाता है फैब्रिक। दिस फैब्रिक इज़ लेटर यूज टू, फिर इस फैब्रिक से क्लॉथ बनाया जाता है, शर्ट, साड़ी, ब्लैंकेट्स, बहुत सारी चीज़ बनते हैं इस फैब्रिक से। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि कॉटन और जूट का कंपैरिजन करेंगे कि कैसे कैसे इसका थोड़ा याद हो जाएगा हम लोगों को अच्छे से कि क्या डिफरेंस है ये दोनों में।
पहले तो इसके प्रॉपर्टी का बात करते हैं कि कहाँ से इसे लिया जाता है। तो कॉटन को कपास के बीजों से, मतलब ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन सीड से लिया जाता है, और जूट को जूट प्लांट के स्टेम से लिया जाता है। इसका टेक्सचर जो होता है कॉटन का वो बहुत सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है और कंफर्टेबल होता है। लेकिन जूट क्या होता है कि थोड़ा रफ़ होता है, खुरखुरा टाइप होता है और थोड़ा लिटिल हार्ड होता है। फिर कॉटन का स्ट्रेंथ क्या है कि ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है और ये बहुत जल्दी घिस जाता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन जूट जो है ड्यूरेबल होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। इसका एब्जॉर्बेंसी क्या है कि ये हाई एब्जॉर्बेंट है, ये पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। गुड एट एब्जॉर्बिंग स्वेट, पसीना को एब्जॉर्ब करने में ये अच्छा है कॉटन। और ये क्या है कि मॉडरेट एब्जॉर्ब, डज नॉट होल्ड, ये ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं कर पाता है ज़्यादा लंबे समय के लिए। तो इसीलिए इसका ये दोनों डिफरेंस है। कंफर्ट क्या है कॉटन का कि ये स्किन फ्रेंडली होता है। कॉटन के जितने भी कपड़े होते हैं वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, पहनने में ब्रीथेबल होते हैं, स्किन फ्रेंडली। और जूट का क्या होता है, उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, वो खुरखुरा होता है, गड़ता है, तो वो डायरेक्टली स्किन में कांटेक्ट नहीं करना चाहिए उसे, क्योंकि वो लिटिल रफ होता है। बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या है कि दोनों इको फ्रेंडली है, दोनों बायोडिग्रेडेबल है। और इसका यूजेस जो है ऐसे कॉटन क्लॉथ से क्या होता है, शर्ट, साड़ी, बेडशीट, मेडिकल कॉटन बनता है, टॉवेल बनता है। और जूट प्लांट से क्या बनता है, जूट से सैक्स, रोप्स, मैट्स, बैग्स, कारपेट। तो ये दोनों कंपैरिजन था। अब पढ़ते हैं स्पिनिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर से जो यार्न बना तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं, क्योंकि स्पिन करके ट्विस्ट करके बनाया गया था ना यार्न। तो फाइबर जो पतला थिन था उसे ट्विस्ट कर करके यार्न बनाया गया और उसी यार्न से फैब्रिक बनाया गया। तो लेकिन जो प्रोसेस है फाइबर से यार्न बनाने का प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। तो कौन कौन सा डिवाइस यूज्ड होता है स्पिनिंग में, हैंड स्पिंडल होता है जिसे टकली कहा जाता है, और चरखा भी होता है। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। लार्ज स्केल के लिए क्या करते हैं कि हाथ के बजाय हम लोग मशीन का भी यूज़ किया जाता है स्पिनिंग प्रोसेस में। तो स्पिनिंग ऑन ए चरखा, चरखे पर कैसे स्पिन किया जाता है। द फाइबर्स ऑफ कॉटन आर पुल्ड बाय हैंड टू मेक ए थिन थ्रेड। थिन थ्रेड बनाने के लिए कॉटन के फाइबर्स को हाथों से पुल किया जाता है उस चरखे में, और पतले पतले जो थिन थ्रेड है उसे उस चरखे में डाल के उस कॉटन का जो फाइबर है उसे हाथों से पुल किया जाता है और एक पतला पतला थ्रेड बनाया जाता है। द व्हील ऑफ द चरखा रोटेट्स, और उस जो चरखे का जो व्हील है, उसका जो चरखे का जो व्हील है उसे रोटेट किया जाता है और थ्रेड उसे रोटेट कर करके वो ट्विस्ट होते जाता है और एक स्ट्रॉन्ग यार्न बन जाता है। तो विंडिंग ऑफ यार्न, सूत की लपाई कैसे होती है। द प्रिपेयर्ड यार्न इज वॉन्ड ऑन ए वुडन रील और बॉबिन। तो प्रिपेयर्ड यार्न जब प्रिपेयर्ड हो जाता है तो उसे लपेट करके रील में, ऑन ए वुडन रील और बॉबिन, उस प्रिपेयर्ड यार्न को लपेटा जाता है, वुडन रील और बॉबिन में लपेटा जाता है। एक चरखा आप लोग ने देखा होगा कि कैसे गांधी जी चरखा यूज़ करते थे और उससे यार्न बनाते थे, कॉटन को फाइबर से यार्न बनाते थे। तो ये उसी तरह से यार्न को प्रिपेयर किया जाता है वुडन रील और बॉबिन में। तो यही यार्न को यूज़ किया जाता है। दिस यार्न इज़ देन यूज्ड बाय वेवर्स टू मेक, फिर ये इससे क्लॉथ बनाया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि गांधी जी ने कैसे चरखा का यूज़ किया, उनका क्या हिस्ट्री था, एंशियंट इंडिया में चरखे का क्या था, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।